हाय दोस्तों, मैं अंकित सिंह स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल आचार्य क्लासेस फॉर यू में। दोस्तों, हम आप तक बायो का पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं। दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं मानव जनन तंत्र, जो कि बायो का दूसरा चैप्टर है 12th के लिए। ठीक है, तो 12th वाले जो बच्चे हैं वो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। क्वेश्चन कैसे बनते हैं? मानव जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करिए। तो बेटा या तो वो नर का पूछेगा या फिर मादा का पूछेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के ज्यादा पूछने का कारण यह है कि इससे जागरूकता भी होती है कि लोग मानव जननांग के बारे में ज्यादा जानते हैं, तो और जागरूकता यानी कि साक्षरता बढ़ती है इस चैप्टर से लेकर। ठीक है, तो इससे होने वाली जो बीमारियां हैं, जो संक्रमित बीमारियां हैं, वो कम हो जाती हैं। इसलिए इस चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ठीक है बच्चों, हम चैप्टर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं मानव जनन तंत्र। बेटा, मानव जनन तंत्र की बात करते हैं बच्चों, तो मानव जनन तंत्र में नर तथा मादा नर तथा मादा जनन तंत्र की बात की जाएगी। नर तथा मादा जनन तंत्र की बात की जाएगी। तो सबसे पहले बच्चों हम नर जननांग की बात करते हैं। किनकी? नर जननांग की बात करते हैं। किनकी बात करते हैं? नर जननांग की बात करते हैं। तो नर जननांग को बच्चों दो भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांटा जा सकता है? दो भागों में बांटा जा सकता है। दो भागों में किसमें? मुख्य जननांग मुख्य जननांग मुख्य जननांग। मुख्य जननांग क्या होता है? मुख्य जननांग में बच्चों इसका केवल एक भाग आता है, वो आता है वृषण। क्या होता है? वृषण होता है। क्या होता है? वृषण होता है। आखिर वृषण ही मुख्य जननांग क्यों होता है? वृषण ही मुख्य जननांग क्यों होता है? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले वृषण ही मुख्य जननांग क्यों होता है, तो आप क्या जवाब देंगे? बच्चों, वृषण मुख्य जननांग इसलिए होता है क्योंकि वृषण में ही युग्मकों का निर्माण होता है, अर्थात शुक्राणु का निर्माण होता है। तो क्या कहेंगे हम? वृषण में ही शुक्राणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बच्चों? शुक्राणु का निर्माण होता है, जो कि एक नर युग्मक होता है। क्या होता है? नर युग्मक होता है। क्या होता है बच्चों? नर युग्मक होता है। और नर युग्मक बच्चों हमने पिछली क्लास में आपको बताया था युग्मक क्या होता है। युग्मक क्या होता है? तो बच्चों, युग्मक एक अगुणित कोशिका होती है, यानी कि अर्धसूत्री कोशिका होती है, जो निषेचन की क्रिया करने में सक्षम होती है। ठीक है, तो याद रहेगा युग्मक आपको। तो बच्चों, अब हम जानते हैं सहायक जननांग। सहायक जननांग। ठीक है बच्चों, सहायक जननांग में देखो क्या क्या भाग आता है। नर का सहायक जननांग कौन कौन सा होता है? ठीक है, चलिए हम इसके कई पार्ट होते हैं बच्चों, देखो जरा। इसका भाग होता है अधिवृषण। क्या होता है? अधिवृषण। क्या होता है बच्चों? अधिवृषण होता है। अधिवृषण होता है। अधिवृषण के बाद होती है शुक्र वाहिनियां। शुक्र वाहिनियां क्या होती है बच्चों? शुक्र वाहिनियां। शुक्र वाहिनियों के बाद होता है शुक्राशय। क्या होता है बच्चों? शुक्राशय। क्या होता है? शुक्राशय होता है। शुक्राशय। उसके बाद होता है बच्चों, शुक्राशय के बाद होती है स्खलन वाहिनी। क्या होती है? स्खलन वाहिनी। क्या होती है? स्खलन वाहिनी। स्खलन वाहिनी होती है बच्चों। अब स्खलन वाहिनी क्या होती है? स्खलन वाहिनी के एक नाम से और जाना जाता है, मूत्र वाहिनी के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है बच्चों? मूत्र वाहिनी के नाम से जाना जाता है। स्खलन वाहिनी का दूसरा नाम मूत्र वाहिनी भी होता है। क्यों मूत्र वाहिनी होता है? क्योंकि नर में मूत्र तथा स्खलन वाहिनी, यानी कि जो वीर्य के स्खलन का मार्ग और जो मूत्र विसर्जन का मार्ग होता है, दोनों सेम होता है। एक ही नलिका होती है, जिसे हम स्खलन तथा मूत्र वाहिनी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों कुछ सहायक ग्रंथियां होती हैं। क्या होती हैं? सहायक ग्रंथियां होती हैं। तो सहायक ग्रंथियां क्या क्या कौन कौन सी होती हैं बच्चों, जान लेते हैं। देखो बच्चों, सहायक ग्रंथियां इसमें होती है। सबसे पहली ग्रंथि होती है प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या होती है? प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या होती है बच्चों? प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि के बाद होती है बच्चों काउपर्स ग्रंथि। कौन सी? काउपर्स ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? काउपर्स ग्रंथि। काउपर्स ग्रंथि। उसके बाद होती है बच्चों पेरिनियल। क्या? पेरिनियल ग्रंथि होती है।
पेरिनियल ग्रंथि का कोई खास रोल नहीं होता बच्चों, सबसे ज्यादा अधिक रोल होता है प्रोस्टेट तथा काउपर्स ग्रंथि का। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं प्रोस्टेट तथा काउपर्स ग्रंथियां। प्रोस्टेट ग्रंथि से आपने एक हार्मोन्स का नाम सुना होगा, टेस्टोस्टेरॉन। कौन सा? टेस्टोस्टेरॉन। क्या होता है बच्चों? टेस्टोस्टेरॉन एक सेक्स हार्मोन्स होता है। क्या होता है? एक सेक्स हार्मोन्स होता है। तो बच्चों ये आपका एक चार्ट, मैंने आपको एक ग्राफ बना दिया जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि नर जननांग में कौन कौन से अंग होते हैं। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट्स में इसको इसी तरीके से बना लीजिएगा। इससे आपको सहायता मिल जाएगी कि नर जननांग का कौन सा अंग क्या होता है या फिर कहां पाया जाता है। ठीक है, कौन से अंग को क्या कहते हैं? मुख्य जननांग होता है वृषण, फिर उसके बाद होता है सहायक जननांग होते हैं अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय तथा स्खलन वाहिनी। ठीक है, उसके बाद सहायक ग्रंथियां होती है बच्चों, प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर्स ग्रंथि तथा पेरिनियल ग्रंथि। क्या होती है? पेरिनियल ग्रंथियां होती हैं। तो ये 3 ग्रंथियां होती हैं जो कि नर जननांग में पाई जाती हैं। उसके बाद ये पाए जाते हैं वृषण, अधिवृषण पाया जाता है, शुक्रवाहिनी पाया जाता है, शुक्राशय तथा स्खलन वाहिनी पाया जाता है। ठीक है बच्चों, और ये जो वृषण होता है यह सबसे मुख्य भाग होता है। क्या? सबसे मुख्य भाग होता है बच्चों। हमसे यहाँ पे छूट रहा है वो होता है शिश्न। क्या छूट रहा है? शिश्न छूट रहा है, जो कि सब कुछ इंपॉर्टेंट यानी सहायक जननांग है। ठीक है, शिश्न हमसे छूट रहा था। ठीक है, ये शिश्न होता है। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ध्यान रखिएगा नोट्स में आपको ऐसे ही बनाना है। तो चलिए बच्चों हम फिगर के द्वारा समझते हैं कि आखिर इसमें किस अंग का क्या कार्य होता है। ठीक है, चलो बच्चों फिगर बनाते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए तो बच्चों फिगर जैसे जैसे हम बनाते जाएंगे आप लोग भी अपने नोट्स में बनाते जाइएगा और सबसे सरल तरीका बताएंगे बच्चों आपको कि फिगर कैसे बनेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल दें नर जननांग। क्या? नर जननांग। ठीक है, नर जननांग सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं बच्चों। उसके बाद फिर अब हम शुरू करते हैं। देखो ये देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको निर्माण करना है एक अंडाकार संरचना। एक अंडाकार संरचना जो होगा मूत्राशय। क्या होगा? मूत्राशय होगा। क्या होगा बच्चों? मूत्राशय होगा। क्या होगा? मूत्राशय होगा। ये होगा बच्चों मूत्राशय। क्या होगा? मूत्राशय होगा। ठीक है, फिर इसके नीचे हमको क्या निकालना है? फिर इसी से यहाँ एक नलिका रूपी संरचना निकाल देनी है। क्या निकाल देनी है? नलिका रूपी संरचना निकाल देनी है। ठीक है, नलिका रूपी संरचना निकालने के बाद बच्चों नलिका का थोड़ा सा भाग छोड़ के हमको कुछ ऐसी संरचना बनानी है, ऐसी। ठीक है, ऐसी संरचना बनाने के बाद इसको हमको फिर सबसे नलिका के किनारे तक ले जाना है। फिर नलिका को हमको ऐसे मिला देना है। ठीक है, ऐसे मिला देना है नलिका को। ठीक है, ऐसे मिलाना है बच्चों, देखिएगा ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, ऐसे मिला देना है। अब देखिएगा इधर वाले को भी हम बढ़ा के क्या करेंगे? ऐसे मिला देंगे। ठीक है, तो जरा ध्यान से समझिए इसको कि आखिर ये कैसे बनेगा। देखिए इसको यहां तक बढ़ाएं, पूरा बराबर किए, बराबर करने के बाद इसको ऐसे बच्चों हम लोग मिला देंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये देखिए ऐसे संरचना बना लेंगे हम लोग। ठीक, ऐसे संरचना बनाने के बाद बच्चों देखते हैं क्या करते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे? इसके ऊपर एक पेशी परत चढ़ी होती है तो उसको बना देंगे। क्या? एक पेशी परत चढ़ी होती है उसको बना देंगे इसके बगल से ही एकदम पतली सी। ठीक है, उस पेशी परत में होता क्या है कि जो शिश्न पर एक चढ़ी हुई आवरण होता है वही होती है ये पेशी परत। ठीक है, उसकी संरचना ऐसे करके और ऐसे हमको ऐसे बनानी होती है। ठीक है, इसको ऐसे बनाते चले जाएंगे नीचे तक एकदम। ठीक है, उसके बाद देखिएगा ध्यान से, इसको ऐसे करने के बाद इसको ऐसे कर देंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए बच्चों। उसके बाद देखिए होता क्या है, इनके मध्य में यहाँ पे इसको ऐसे अंडाकार संरचना पूरा ऐसी संरचना से भर देना है। ऐसी संरचना से हम क्यों भरेंगे बच्चों? हम आपको बता रहे हैं अभी। क्या? ऐसी संरचना से क्यों भरेंगे हम आपको भी बता दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा इसको। ऐसी संरचना हम बनाते चले जाएंगे। ठीक है, देखो बच्चों ऐसी संरचना बनाते चले जाएंगे जिसको हम क्या कहेंगे? कोटर कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? कोटर कहेंगे। अब इन कोटरों का कार्य क्या होता है वो हम अभी आपको समझा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पे
मूत्राशय के ठीक पास में ही दोनों तरफ शुक्राशय बना देना है। ठीक है, उसके बाद यहां से ऐसे जोड़कर यहाँ पे हमको वृषण बनाना है। क्या बनाना है बच्चों? वृषण बनाना है। क्या बनाना है? वृषण बनाना है। ठीक है, देखिए वृषण कैसे बनाना है ये। उसके बाद बेटा वृषण के ऊपर अधिवृषण पाया जाता है, जो ऐसी संरचना होती है। ठीक है, इसको बनाने के बाद हमको इसको कहां तक पहुंचा देना है? शुक्राशय तक। ठीक है, ये देखिए ये अधिवृषण था, अधिवृषण से ये जुड़ी हुई होती है शुक्रवाहिनी। ये देखिए शुक्रवाहिनी का निर्माण हो गया। और ये होता है बेटा, ये जो वृषण कोश होता है वो द्विपालित होता है। द्विपालित मतलब दो भागों में बटा होता है और इसका दो आवरण भी होता है। क्या होता है? दो आवरण भी होता है। तो इसका आवरण भी हम बना दिए कि देखिए जिसके दो आवरण, एक अंतःआवरण होता है, एक बाह्य आवरण होता है, और दोनों आवरणों के मध्य में एक खाली जगह पाई जाती है जिसमें पाया जाता है देहगुही प्रद्रव्य। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब इसका नाम भर देते हैं, लेकिन उससे पहले हमको यहाँ पे ग्रंथि बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? ग्रंथि बनानी पड़ेगी। ये देखिएगा जरा ध्यान से, हमने इस ग्रंथि को बड़ा बनाया, इस ग्रंथि को छोटा बनाया। ध्यान से समझिएगा। ठीक है बच्चों, इस ग्रंथि को हमने छोटा बनाया, ये देखिए। ठीक है, तो बेटा ये हो जाता है शुक्राशय। ये क्या हो जाता है? शुक्राशय। क्या हो जाता है? शुक्राशय हो जाता है। ठीक है, ये शुक्राशय हो जाता है। और ये हो जाती है शुक्रवाहिनी। क्या हो जाती है बच्चों? शुक्रवाहिनी। क्या हो जाती है? शुक्रवाहिनी होती है। ठीक है, याद रहेगा, ये शुक्रवाहिनी होती है। शुक्रवाहिनी के बाद ये वाला भाग होता है वृषण। क्या होता है? वृषण होता है। क्या बच्चों? वृषण होता है। वृषण के बाद ये जो वृषण के ऊपर ये ऐसी संरचना पाई जाती है, सघन संरचना पाई जाती है, ये होती है अधिवृषण। क्या होती है बच्चों? अधिवृषण। क्या कहते हैं इसको? अधिवृषण कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? अधिवृषण कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? अधिवृषण कहेंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों अब हम आपको समझा रहे हैं कि इधर की ये जो भाग है इन्हें क्या कहेंगे। तो ये होती है बच्चों प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या होती है? प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। क्या होती है? प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। ठीक है, उसके बाद ये वाली ग्रंथि होती है काउपर्स ग्रंथि। क्या होती है बच्चों? काउपर्स ग्रंथि होती है। ठीक है, उसके बाद बच्चों ये जो हमने बीच में अंडाकार संरचना, खाली संरचना बनाई है थी, इसे कहते हैं कोटर। क्या कहते हैं? कोटर कहते हैं। और इसको ध्यान रखिएगा, इसको रक्त कोटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त कोटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रक्त कोटर भी कहते हैं। रक्त कोटर के मध्य से ये जो रक्त कोटर के मध्य बीच भाग से ये जो आई है वाहिनी, इसे कहते हैं मूत्रवाहिनी। क्या कहेंगे बच्चों? मूत्रवाहिनी या फिर स्खलन वाहिनी। क्या कहेंगे? स्खलन वाहिनी कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? स्खलन वाहिनी कहेंगे। क्या कहेंगे? स्खलन वाहिनी। क्या कहेंगे बच्चों? स्खलन वाहिनी कहेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये हुआ। और इसको कहेंगे शिश्न मुंड। क्या कहेंगे? शिश्न मुंड कहेंगे। शिश्न मुंड कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? शिश्न मुंड कहेंगे। क्या कहेंगे? शिश्न मुंड कहेंगे। अब बच्चों ये जो कोटर पाया जाता है ना, इन कोटरों में एक विशेष प्रकार की संरचना होती है, एक विशेष प्रकार की पेशी संरचना होती है, जिसको ही कहते हैं हम लोग शिश्न कहते हैं। क्या कहते हैं? शिश्न कहते हैं। क्या कहते हैं? शिश्न कहते हैं। तो ठीक है बच्चों, अब हम ये फिगर हमारा कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? ये फिगर हमारा कंप्लीट हो गया। बाकी इसमें से अब कुछ बचा नहीं है, यानी कि हमने जो कुछ था इसमें समझ लिया। तो चलो बच्चों, अब हम आपको समझा रहे हैं कि कौन सा अंग क्या कार्य करता है, यानी कि नर जनन अंग का कौन से अंग का क्या कार्य होता है। तो बच्चों हम वृषण से शुरुआत करते हैं। किससे? वृषण से। ये वृषण की संरचना होती है। क्या होती है? ये वृषण की संरचना होती है। तो वृषण बेटा अंदर की तरफ कई पालियों में बटा होता है। क्या? कई पालियों में बटा होता है। तो वृषण की अगर अनुप्रस्थ काट देखे बच्चों, तो वृषण ऐसी संरचना बनाता है। क्या? ऐसी संरचना बनाता है। वृषण की ये जो ऐसी संरचना होती है बच्चों, तो यहाँ पास इसमें संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? संयोजी ऊतक पाए जाते हैं बच्चों। क्या पाए जाते हैं? संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? संयोजी ऊतक पाए जाते हैं, जो कि एक दूसरे को जोड़े रखते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों ये जो पालियां होती हैं, ये वाला जो भाग होता है, ये पाली होती है। क्या होती है? पाली होती है। इन्हीं पालियों में शुक्र जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? शुक्र जनन
कोशिकाएं पाई जाती हैं। शुक्र जनन कोशिकाओं के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है और शुक्राणु कहां पहुंच जाते हैं? वृषण के मध्य भाग में। शुक्र जनन कोशिकाओं के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है और फिर उसके बाद शुक्राणु कहां पहुंच जाते हैं? मध्य भाग में पहुंच जाते हैं। कहां पहुंच जाते हैं? मध्य भाग में पहुंच जाते हैं। मध्य भाग में पहुंचने के बाद ये जो शुक्राणु वृषण के ऊपर ये संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग कहते हैं अधिवृषण। क्या कहते हैं? अधिवृषण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अधिवृषण कहते हैं। इस भाग की एक खासियत होती है, इसका सबसे ऊपरी भाग कहलाता है काडा। क्या कहलाता है? काडा, कार्पस और काडा, कार्पस और काडा, कैपट और कार्पस। क्या कहते हैं बच्चों? काडा, कैपट और कार्पस कहते हैं। क्या कहते हैं? काडा, कैपट्स और कार्पस। हेलो दोस्तों, देखिए यहाँ पे एक गलती हो गई थी। ऊपर वाले को कहते हैं कैपट। क्या कहते हैं? कैपट। और नीचे वाले को क्या कहते हैं? काडा। क्या कहते हैं? काडा। और मध्य वाले को कहते हैं कार्पस। क्या कहते हैं? कार्पस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कार्पस कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पस कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, ठीक है? क्या कहेंगे? कार्पस कहेंगे। ये होता है कैपट अधिवृषण, ये होता है काडा अधिवृषण और ये कार्पस अधिवृषण होता है। क्या होता है? कार्पस अधिवृषण होता है। तो अब बच्चों ध्यान से समझिएगा, जो कैपट वाला भाग होता है अधिवृषण का, क्या जो अधिवृषण का कैपट वाला भाग होता है, इस भाग से क्या, इस भाग से शुक्राणु को अवशोषण होता है, यानी शुक्राणु वृषण से अधिवृषण में पहुंचेंगे। किस भाग से? कैपट वाले भाग से। अब शुक्राणु यहां से बच्चों ये देखिए किस में आ गए? अधिवृषण में आ गए। शुक्राणु जैसे ही अधिवृषण में आएंगे, शुक्राणु के अधिवृषण में आने के पश्चात देखिए क्या होता है। शुक्राणु का अधिवृषण का कार्य समझते हैं, यानी कि ये जो अधिवृषण होता है हमारा, इसका कार्य क्या होता है? अधिवृषण में शुक्राणुओं का संग्रह तथा परिपक्वन होता है। क्या होता है? संग्रहित होते हैं तथा परिपक्व होते हैं। ठीक है, आपको यह लिखना है कि अधिवृषण में शुक्राणु का संग्रह होता है तथा शुक्राणु परिपक्व होते हैं। ठीक है, तो कैपट भाग में क्या होता है बेटा? कैपट भाग शुक्राणु को अवशोषित करके अपने अंदर लेता है और कहां तक पहुंचाता है? काडा तक पहुंचाकर एकदम परिपक्व कर देता है। काडा वाले भाग से बच्चों, ये जो काडा वाला भाग होती है, काडा वाले भाग से शुक्रवाहिनी जुड़ी रहती है। क्या जुड़ी रहती है? शुक्रवाहिनी जुड़ी रहती है। ठीक है, ये होती है शुक्रवाहिनी। देखो ये शुक्रवाहिनी जुड़ी हुई है। ठीक है, ये देखिए ये जो शुक्रवाहिनी जुड़ी होती है, उसके बाद शुक्राणु इसमें से गुजरते गुजरते कहां पहुंच जाता है? यहाँ पे शुक्राशय में। कहा जाता है बच्चों? जरा स्पीकर में आइएगा, कहां पहुंच जाएगा? शुक्राशय में। अब शुक्राशय में शुक्राणु स्टोर रहता है। क्या बच्चों रहता है? स्टोर रहता है। अब देखिए, अब फंक्शन आता है, कार्य आता है प्रोस्टेट ग्रंथि का। क्या? प्रोस्टेट ग्रंथि का। प्रोस्टेट ग्रंथि से जो हार्मोन्स रिलीज होता है वो होता है टेस्टोस्टेरॉन। क्या होता है बच्चों? टेस्टोस्टेरॉन। क्या होता है? टेस्टोस्टेरॉन। देखिए टेस्टोस्टेरॉन का कार्य क्या होता है। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स जैसे रिलीज होता है, क्या? टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स जैसे ही रिलीज होता है बच्चों, तो हमारे शरीर में यानी कि नर के शरीर में कुछ बदलाव मिलता है। बदलाव क्या होता है? सबसे पहला बदलाव क्या होगा? जैसे ही ये हार्मोन्स रिलीज होगा तो सबसे पहला कार्य होगा कि ये जो कोटर है, क्या ये जो कोटर बने हुए हैं बच्चों, इन कोटरों में रक्त भर जाएगा। क्या हो जाएगा? रक्त भर जाएगा। और जैसे ही रक्त कोटरों में रक्त भर जाएगा तो शिश्न कठोर, लंबा तथा हर्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कठोर, लंबा तथा हर्षण हो जाएगा। ठीक है, शिश्न की वृद्धि हो जाएगी और शिश्न कठोर तथा हर्षण हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही हार्मोन्स रिलीज होगा बच्चों, हार्मोन्स रिलीज होने के बाद इस ग्रंथि से भी तरल पदार्थ का स्राव शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जैसे ही ये रिलीज हुआ, ये शिश्न अपना मुख्य मतलब अपने आकार में आ जाएगा, वास्तविक आकार में आ जाएगा। वास्तविक आकार में आने के बाद जैसे ही संबंध होता है, यानी कि मैथुन की क्रिया होती है। क्या बच्चों? मैथुन की क्रिया होती है। किसकी? मैथुन की क्रिया होती है। मैथुन की क्रिया के पश्चात जैसे ही मैथुन की क्रिया समापन होता है, वैसे ही
स्खलन होता है। क्या होता है? स्खलन होता है बच्चों। क्या स्खलन होता है? तो उसे हम कहते हैं स्खलन टाइम। क्या कहते हैं? स्खलन समय कहते हैं। ठीक है, तो जैसे ही बच्चों स्खलन होता है तो स्खलन के समय होता क्या है कि पहले तो शुक्राणु भी आएगा, शुक्राणु के साथ ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि से स्रवित तरल पदार्थ होंगे, प्रोस्टेट ग्रंथि से अम्लीय तरल पदार्थ बाहर निकलता है। क्या निकलता है? अम्लीय तरल पदार्थ बाहर निकलता है। और काउपस ग्रंथि से क्षारीय तरल पदार्थ बाहर निकलता है। क्या? क्षारीय तरल पदार्थ बाहर निकलता है। क्या बच्चों? क्षारीय तरल पदार्थ बाहर निकलता है। ठीक है, यानी कि ये अम्लीय और ये क्षारीय और ये शुक्राणु, क्या? और ये शुक्राणु मिलकर बच्चों वीर्य का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? वीर्य का निर्माण करेंगे। अगर कोई आपसे पूछे कि वीर्य क्या होता है तो आप क्या कहेंगे? वीर्य जो होता है बच्चों वह प्रोस्टेट ग्रंथि से, क्या? प्रोस्टेट ग्रंथि से स्रवित पदार्थ, क्या? प्रोस्टेट ग्रंथि से स्रवित पदार्थ प्लस शुक्राणु, क्या? शुक्राणु, क्या? शुक्राणु और क्या? और काउपस ग्रंथि से स्रवित पदार्थ का मिश्रण होता है। काउपस ग्रंथि से स्रवित पदार्थ का मिश्रण होता है। याद रहेगा बच्चों। अब हम इसका कार्य समझते हैं। शुक्राशय एक ग्रंथि संरचना होती है। क्या होती है बच्चों? एक ग्रंथि संरचना होती है जिसमें लगातार तरल पदार्थ पाए जाते हैं। क्यों? अगर शुक्राशय में सूख जाए बेटा, शुक्राशय में अगर किसी प्रकार से सूख जाएगा तो ये जो शुक्राणु होंगे उनकी मृत्यु हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। इसलिए शुक्राशय के चारों ओर तरल पदार्थ यानी शुक्राशय हमेशा गीला रहता है। क्या रहता है? हमेशा नमी, उसमें गीलापन रहता है। उसके बाद जैसे ये स्खलन वाहिनी से बाहर आएंगे, क्या आएंगे? जैसे ही मैथुन की क्रिया संपन्न होगी स्खलन वाहिनी से बाहर आएंगे और स्खलित हो जाएगा। स्खलित होने के बाद बच्चों ये जो रक्त कोटर होंगे, जो रक्त इसमें भरा रहेगा, ये रक्त पुनः वापस चला जाएगा और फिर होगा क्या कि शिश्न फिर से पुनः सिकुड़कर छोटा हो जाता है। तो अब बच्चों हम समझ रहे थे कि आखिर इनके सबके कार्य क्या है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि का कार्य क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन तथा अम्लीय पदार्थ का स्राव करना। ठीक है, क्यों करेंगे? ताकि ये जो रक्त कोटर होंगे, ये रक्त कोटर में रक्त भर जाए और शिश्न हर्षण तथा कठोर बन जाए। ठीक है, उसके बाद काउपस ग्रंथि, काउपस ग्रंथि का जो तरल पदार्थ होता है बेटा, जैसे ही मैथुन की क्रिया आरंभ होती है ये सभी पदार्थ बाहर निकलते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि तथा काउपस ग्रंथि से स्रवित पदार्थ बाहर निकलते हैं और इस मूत्र वाहिनी के मार्ग को सुगम बनाते हैं, यानी कि चिकनाहट प्रदान करते हैं, जिससे कि शुक्राणु आसानी से यहां से निकलकर बाहर आ सके। ठीक है, तो ये होता है बच्चों नर जननांग। क्या होता है? नर जननांग। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप बेझिझक कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, कमेंट में लिखकर आप हमसे पूछ सकते हैं कि इसमें आपको जो भी दिक्कत हो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, हम आपके क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे। ठीक है बच्चों, और ध्यान रहे बच्चों, यूपी बोर्ड का एक नियम है, यूपी बोर्ड हर साल किसी न किसी सेट में, क्या यूपी बोर्ड 6 से 8 सेट बनाता है बायो का पेपर का, तो वो हर साल किसी न किसी सेट में नर जननांग या मादा जननांग जरूर पूछता है, चाहे वो अथवा में ही क्वेश्चन क्यों ना दे, लेकिन नर तथा मादा जननांग का सचित्र वर्णन जरूर पूछता है। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा ये होता है नर जनन तंत्र। क्या? नर जनन तंत्र या फिर नर जननांग। ठीक है, तो याद रहेगा बच्चों। अब देखिए हमने क्या क्या डिफाइन कर दिया, अधिवृषण कर दिया, विषण कर दिया, शुक्रवाहिनी कर दिया। शुक्रवाहिनी का कार्य क्या होता है? शुक्रवाहिनी का कार्य अधिवृषण से शुक्राणुओं को शुक्राशय तक पहुंचाने का होता है। शुक्राशय क्या होता है? शुक्राशय एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसमें शुक्राणु एकत्रित होते हैं, यानी कि इकट्ठा होते हैं। उसके बाद बच्चों प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि से तरल पदार्थ का स्राव होता है जो कि अम्लीय होता है, और इसके साथ साथ प्रोस्टेट ग्रंथि से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्राव होता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद काउपस ग्रंथि, काउपस ग्रंथि से एक क्षारीय पदार्थ का, गंध युक्त क्षारीय पदार्थ का स्राव होता है, जिससे होता क्या है कि जब एसिड और बेस मिलते हैं बेटा तो उदासीन हो जाते हैं
और उदासीन होने के साथ साथ ये जो स्खलन वाहिनी का मार्ग होगा यानी मूत्र मार्ग होगा उसमें चिकनाहट प्रदान करेंगे। क्या प्रदान करेंगे बच्चों? उसको चिकनाहट प्रदान करेंगे ताकि शुक्राणु आसानी से शुक्राशय से निकलकर स्खलित हो सके। क्या? शुक्राशय से निकलकर स्खलित हो सके। उसके बाद बच्चों देखते हैं ये जो द्विपालित होता है, ये जो इसकी दो स्तर होते हैं वृषण कोश के, इसे क्या कहेंगे बच्चों? इसे कहेंगे वृषण कोश। क्या कहेंगे बच्चों? वृषण कोश। क्या कहेंगे? वृषण कोश। वृषण कोश दो पालित हो गए, एक पाली इधर होगी एक पाली अंदर होगी, यानी कि दो स्तर हो गए इसके, एक बाह्य आवरण हो गया, एक अंतःआवरण। इन दोनों के मध्य में देहगुही द्रव्य पाया जाएगा, देहगुही द्रव्य पाया जाएगा। देहगुही द्रव्य का कार्य इतना क्या होता है? देहगुही द्रव्य बच्चों बाहरी आघातों से वृषण की रक्षा करता है। क्या करता है? बाहरी आघातों से वृषण की रक्षा करता है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि नर जननांग का सचित्र वर्णन करिए, तो आप ऐसे ही फिगर बना के इसको एक एक भाग को लिखकर डिफाइन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। अब बच्चों शिश्न क्या होता है ये समझते हैं। क्या? शिश्न क्या होता है? शिश्न एक बेलनाकार संरचना होती है जिसके अंदर रक्त कोटर पाए जाते हैं और रक्त कोटर में जब रक्त भर जाता है तो शिश्न वृद्धि करके कठोर तथा हर्षण हो जाता है। ठीक है, ये होगा इसकी डिफिनीशन। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं शिश्नमुंड की। शिश्नमुंड मूत्र मार्ग या फिर शिश्न का सबसे ऊपरी भाग जिसमें स्खलन छिद्र पाया जाता है। क्या? एक छिद्र पाया जाता है जिसके द्वारा स्खलन होता है। क्या? जिसके द्वारा स्खलन होता है उसे क्या कहते हैं? शिश्नमुंड कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम इतना ही पढ़ा रहे हैं। आज हमने आपको नर जननांग बता दिया है पूरा। आप इसको अच्छे से डिफाइन कर लीजिएगा और अपने तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। इसके अलावा आपके मन में जो भी क्वेश्चन आएगा आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम आपको जवाब जरूर देंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।